हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, फटाफट रिवीजन सीरीज में आज ये 8वें नंबर की क्लास है आपकी, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के ही टॉपिक से अपनी क्लास को रिवीजन करते चल रहे हैं। और आज की इस क्लास नंबर 8 में आपका जो टॉपिक है, इसमें हम लोग महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी लेंगे। इसको हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन से हैं जो कि लॉ अधिकारी हैं, विधि अधिकारी हैं। तो आप कहेंगे पहला है भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं पे दूसरा आप देखेंगे भारत का महाधिवक्ता होता है, जिसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं पे तीसरा जो अधिकारी होगा, विधि अधिकारी, वो भारत के अपर महाधिवक्ता होते हैं, जिसको इंग्लिश में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये 3 बातें ध्यान रखिएगा कि भारत के 3 बड़े विधि अधिकारी होते हैं, जो आपको यहां से ध्यान रखना है। आइए आगे की तरफ चलते हैं और देखिए यहां पे आपसे क्या कुछ बातें कही गई हैं, इनको भी सुन लीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। ये आपसे स्टैटिक पॉइंट कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है। आप कहेंगे एमसी सीतलवाड़ा थे, ये भारत के पहले महान्यायवादी थे। और याद रखिएगा, जो भारत का महान्यायवादी होता है, आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान दिया गया है। ये भारत सरकार का वकील होता है। ये ध्यान रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। ये सारी की सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महान्यायवादी ही। यह आपको ध्यान रखिएगा। सेम यही प्रोसेस राज्यों में रहता है। तो राज्यों में राज्य सरकार का वकील कौन कहलाता है? महाधिवक्ता कहलाता है। क्लियर है? आगे देखो, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो आप कहेंगे भारत का महान्यायवादी होता है। अगला पॉइंट है कि भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। तो आप कहेंगे भारत सरकार का, या तो इसको वकील कहिए या विधि सलाहकार कहिए। आप कह सकते हैं कि यह विधि सलाहकार किसका होता है? भारत सरकार का होता है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको फटाफट रिवीजन सीरीज में अच्छे से समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा और चीजों को अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। देखो, इस क्लास का बस एक ही उद्देश्य है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस है, यहां से बस रिवीजन कर लो। अब ये क्लास आपको डेली सुबह में 10 बजे अपलोड की जाएगी, आपको उस टाइम पे मिलेगी, क्योंकि शाम में करंट अफेयर चलेगा। अब देखो, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए क्या कार्य कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। पहला कार्य देखो, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। मतलब कि महान्यायवादी जो है वो उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के पेश हो सकता है। दूसरा कार्य देखो, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा आप देखोगे तो सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। मान लो कि उच्चतम न्यायालय में आप देखेंगे तो ये भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ठीक ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 76 क्लॉज 4 क्या कहता है कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करता है। मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि जो सरकार बनती है उसका अपना खुद का महान्यायवादी होता है। जैसे ही सरकार बदलती है, महान्यायवादी भी बदल जाता है। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। यह कई बार आपसे यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जामों में पूछा गया है। यह आप लोग क्लियर रखिएगा। सेम यही प्रोसेस आप देखेंगे तो राज्यों में महाधिवक्ता के लिए होता है कि महाधिवक्ता अगर वहां पे 2 सदन है या 1 सदन है तो बैठ सकता है, बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। ठीक ना, क्लियर रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। तो आप कहेंगे महान्यायवादी का अधीनस्थ कहलाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो महान्यायवादी का अधीनस्थ कहलाता है। ये थोड़ा सा असिस्ट करने वाला कहलाता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स ही केवल दिए गए हैं, इसलिए फटाफट से यहां से आप लोग रिवीजन करिए। आगे देखिए, आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो आप कहेंगे आर वेंकट रमानी है। कौन है? आर वेंकट रमानी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर के मात्र वैधानिक, मतलब कि स्टैट्यूटरी वाला पोस्ट होता है, जो इसका अधीनस्थ कहलाता है। ठीक ना, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है, ये आप सभी लोग सुनिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहां पे कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार का सारा लेखा जोखा संभालता है और सारी चीजें इसको पता होती है। अगर ये सरकारी पद धारण करेगा तो ये उसका
हो सकता है कि अतिक्रमण कर सकता है, इसी वजह से इसको सरकारी पद नहीं धारण कराया जाता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, आपसे यहां पे क्या कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो आप कहेंगे वी नरहरि राव थे। वहीं पे कहा जा रहा है भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति साहब हैं। कौन है? के संजय मूर्ति। अगला पॉइंट है राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो आप कहेंगे राज्य सरकार को कौन देता है? महाधिवक्ता। जैसे केंद्र सरकार को महान्यायवादी देता है, वैसे ही राज्य सरकार को महाधिवक्ता देता है। ये महाधिवक्ता का सारा प्रावधान आप देखेंगे तो सेम टू सेम महान्यायवादी वाला ही होता है, बस महान्यायवादी केंद्र के लिए काम करता है, महाधिवक्ता राज्य के लिए। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है, तो आप कहेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यहां पे शामिल होता है। वहीं पे आपसे कहा जा रहा है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, तो आप कहेंगे वर्ष 1976 में। मतलब कि जो ऑडिटर किसी भी विभाग को ऑडिट करने का काम था, इसको अलग किया गया था और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रखा गया। यह वर्ष 1976 में यह अलगाव किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल आप देखेंगे तो कितने वर्ष का होता है मेरे प्यारे भाई, तो 6 साल का होता है। कितने साल का होता है? 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। ये थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और फटाफट से इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखो आपसे कह रहा है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है, तो आप कहेंगे लोक लेखा समिति का। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति, और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और किस किस सदन से होते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे भाई बताओ। चलो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। वहीं पे कहा जा रहा है कि राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच आप देखेंगे तो कौन करता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। अगला पॉइंट है कि नियंत्रक एवं महालेखा कार के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं, तो आप कहेंगे ये भारत की संचित निधि पे ये सारी की सारी बातें आधारित होती है। किस पे? भारत की संचित निधि पे आधारित होती है। जिनका भी आप देखते हैं ना अनुसूची 2 में जो अनुसूची जो 3 में 2 में जो आप वेतन का प्रावधान देखते हैं, वो सभी के सभी वेतन होते हैं भारत के संचित निधि से ही दिए जाते हैं, ठीक ना। राज्य में राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। आकस्मिक निधि किस लिए होती है? वो आपदा के समय में उपयोग करने के लिए होती है। अब आइए थोड़ा सा विभिन्न आर्टिकल्स प्रमुखता जो है इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 148 क्या कहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं उसकी पदमुक्ति होगी। वहीं पे आर्टिकल 149 कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों एवं शक्तियों की बात करता है। वहीं पे आर्टिकल 150 कहता है कि संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह की बात करता है। वहीं पे आर्टिकल 151 कहता है अंकेक्षण प्रतिवेदन, मतलब कि रिपोर्ट करने की बात, जो यहां पे आप देखेंगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है, उसकी बात करता है। यहीं पे साथियों आज देखिए हम लोग करीबन 8 से 9 मिनट में भारत के महान्यायवादी, महानियंत्रक लेखा परीक्षक और महाधिवक्ता जो राज्यों के होते हैं, इनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इतने से ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस तक आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो फटाफट रिवीजन सीरीज में मैं बस इसीलिए प्रोग्राम शुरू किया हूं कि आप कभी भी पढ़ने में मन ना लगे, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप फटाफट बस बैठे बैठे देख लो न्यूज की तरह और आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट की आपको एग्जाम में सफल कराने के लिए। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग अपना प्यार स्नेह जरूर दीजिएगा, एक अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। कल मिलते हैं फिर नए अध्याय के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।